Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझना है कि जो लॉ एंड सोशल जस्टिस सिविक्स का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया और यहाँ पर हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कलेक्ट किए हुए हैं और आज के सेशन में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। इन केस अभी तक आपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं लॉ एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड वो नहीं देखे हैं, पहले आप उन्हें देखिए, एक बार रिकैप करिए और उसके बाद आप इस लेक्चर पर आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ ऑफ दिस सेशन, Which gas has been leaked from the Union Carbide plant in Bhopal gas tragedy? जो पॉइजनियस गैस रिलीज हुआ था जिसके ज़रिए से हज़ारों की तादाद में लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी भोपाल में। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो यूनियन कार्बाइड प्लांट है वहाँ पर कौन सा पॉइजनियस गैस रिलीज हुआ था? वाज इट नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाज इट मिथाइल आइसोसाइनाइड, वाज इट कार्बन डाइऑक्साइड और वाज इट कार्बन मोनोऑक्साइड? अगर आपने सही तरह से वीडियो लेक्चर्स को पढ़ा होगा आपको सही तरह से समझ आया होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है बी पार्ट, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लॉ ऑन मिनिमम वेजेस इज मीन्ड टू प्रोटेक्ट डैश डैश इन द मार्केट। जो मिनिमम वेजेस एक्ट हमने पढ़ा था, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में लाया गया था, फिर कंटिन्यूसली उसे रिवाइज किया गया था वाया अमेंडमेंट। तो हमने यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर में हमने बताना है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो किन के लिए लाया जाता है। मिनिमम वेजेस एक्ट क्या वर्कर्स के लिए लाया जाता है, क्या प्रोड्यूसर्स के लिए लाया जाता है, या कंज्यूमर्स के लिए लाया जाता है, और नन ऑफ द अबव। तो सही तरह से हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मिनिमम वेजेस एक्ट लाया ही जाता है वर्कर्स के लिए, वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये किस साल हुई थी? इन विच ईयर डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हमने सही तरह से पढ़ा था। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये दिसंबर 1984 में होता है, तो दिसंबर 1984 ही इसका आंसर है। क्वेश्चन, राइट टू लाइफ इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ये हमने पढ़ाया हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर करना है कि ये जो राइट टू लाइफ है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इनलिस्टेड है। वेदर इज इट आर्टिकल 22, इज इट आर्टिकल 25, इज इट आर्टिकल 23? तो यहाँ पर हमने समझना है कि यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो राइट टू लाइफ है इट इज़ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम याद रखेंगे राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ट्रू और फॉल्स हमने स्टेटमेंट पढ़ना है। इन केस ये स्टेटमेंट सही है हमने इसका आंसर ट्रू करना है, इन केस ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो हमने इसका आंसर फॉल्स करना है। विद द लॉज ऑन मिनिमम वेजेस विच इज मीन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स देयर आर आल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। जिस तरह से लॉ बनाया हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट का जो लॉ बनाया गया है ये वर्कर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से जो प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी उनके इंटरेस्ट के लिए भी लॉ बनाई गई है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है क्योंकि ये स्टेटमेंट लॉ बनाए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी एंड वर्कर्स के लिए भी। Question number 6, the term used for event in which large number of losses occur to life and property, ये कौन सी सिचुएशन होती हैं जिसमें से ज़्यादा लोगों की जानें या लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो चली जाती हैं? तो हमने पता है कि ये जो आंसर है ये है डिज़ास्टर। इस क्वेश्चन जब डिज़ास्टर ही होता है कि जिसमें से लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी चली जाए वही कहलाता है डिज़ास्टर। क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? जो लॉ है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये किस साल इम्प्लीमेंट किया गया था? इट वॉज इन 2006। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ क्रिएटेड बाय द व्हीकल स्मोक? जो व्हीकल्स जो रन करती हैं इनके ज़रिए
जो स्मोक रिलीज होता है उस स्मोक के ज़रिए हमने यहाँ पर बताना है कौन सा पोल्यूशन होता है। तो पहले आपको ये समझना है कि ये जो स्मोक रिलीज होता है ये किसके साथ मिक्स होता है, ये होता है मोस्टली मिक्स एयर के साथ। तो जब ये एयर के साथ मिक्स होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर कौन सा पोल्यूशन होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एयर पोल्यूशन, दैट मीन्स द स्मोक विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द व्हीकल्स दे क्रिएट एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वी रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डीजल कार्स चलाने से या ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल कार्स चलाने से। दोनों से स्मोक रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो दिया हुआ है बाय यूजिंग द CNG किट्स इन व्हीकल्स, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किट हमने लगानी है उसके ज़रिए स्मोक रिलीज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, बाय यूजिंग द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किट्स इन द व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावरलूम, हैंडलूम और पावरलूम के बारे में प्रेजेंटेशन में सीखा था कि वायर द प्रोडक्शन इज मेड बाय हैंड। क्या पावरलूम कहा जाता है कि जहां पर प्रोडक्शन हैंड के ज़रिए की जाएगी, या पावरलूम कहा जाता है कि जहां पर प्रोडक्शन की जाएगी मशीन के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये दोनों आंसर्स इसके ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी सही हैं, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमने याद रखना है कि जो पावरलूम है, पावरलूम का मतलब भी है कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये वो लूम्स हैं जिनको मशीन के ज़रिए रन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। According to 2001 census, over dash dash million children in India aged between 5 to 14 work in various occupations including hazardous ones। उनकी सेंसस के मुताबिक कहा जाता है कि कितने बच्चे बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 14 काम कर रहे हैं hazardous occupations में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ 12 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं एज ऑन 2001 सेंसस ये हजार्डियस ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12, मनी स्पेंड टू परचेज न्यू मशीन्स और अदर टूल्स फॉर गेनिंग मोर प्रॉफिट्स इज। जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करता है और उसके बाद मशीन्स को परचेज करता है या बाकी टूल्स को परचेज करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करूं, तो ये जो सिस्टम ऑफ परचेज हैं इसे हम क्या कहते हैं, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज़ एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज़ लॉस और नन ऑफ द एबो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ही हमें उसका फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। मीन्स जब हम एक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करते हैं फिर उसमें से हम मशीन्स को बाई करते हैं, परचेज करते हैं या अदर टूल्स, हमारा मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। तो ये जो सिचुएशन है इसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। Question number 13. Workers in the textile mill in Ahmedabad faced with greater competition from dash dash and a majority of the textile mills closed down during 1980s and 1990s। हमने ये क्वेश्चन भी सही तरह से पढ़ा था कि जो वर्कर्स थे टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद में काम कर रहे थे उनको किस सिस्टम से कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो बंद हो जाती हैं 1980s एंड 1990s के डिकेड में। तो हमने अभी ये क्वेश्चन समझा कि जो पावरलूम्स जब आते हैं तो उसके बाद जो बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स थी जो हैंडलूम थे वो बंद हो जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है हैंडलूम को पावरलूम से कंपटीशन करना पड़ा था। Question number 14. Law specifying that there be advocate safety measures in workplace which include। तो लॉ के ज़रिए सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है वर्क प्लेसेस में। सेफ्टी मेजर्स में क्या क्या आता है, क्या अलार्म सिस्टम आता है, क्या इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम आता है, क्या प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी हमारे पास होनी चाहिए या सब कुछ। तो सीधी बात है कि जो सेफ्टी मेजर्स की बात जब भी आएगी तो उस सेफ्टी मेजर्स में हमें चाहिए अलार्म सिस्टम भी, हमें चाहिए इमरजेंसी एग्जिट एंट्री भी और हमें चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग मशीनरी भी होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द आंसर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15.
According to 2011 census, over dash dash children in India aged between 5 and 14 work in various occupations including hazardous ones. 2011 की सेंसस के हिसाब से आप बताना है यहाँ कितनी पॉपुलेशन बच्चों की hazardous occupations में है, तो इट इज़ 4 मिलियन पॉपुलेशन वो बच्चे हैं जो अभी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पास करने के बाद भी अभी भी वो hazardous occupations में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट कैम इनटू इफेक्ट। ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इफेक्ट में आता है, ये कब इफेक्ट में आता है? तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है 1986, इसका राइट आंसर है। Question number 17. In 2016, Parliament amended the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, banning all the employment of children below the age of 14 years in all occupations and of adolescents 14 to 18 hazardous occupations and processes. Whether this statement is true or whether this statement is false. तो Child Labour Act of 1986 था, इसको 2016 में amend किया जाता है और सभी जो एम्प्लॉयमेंट बच्चों के लिए होती है उसको बैन किया जाता है। ये जो स्टेटमेंट है इट इज टोटली राइट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑनलाइन पोर्टल that is pencil.gov.in platform for effective enforcement of for no child labor pencil has become functional in कि एक ऑनलाइन पोर्टल लाया गया था फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, सो दैट कि जहाँ पर भी चाइल्ड लेबर हो उसको ट्रैक किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए और उनको फाइनली रिहेबिलिटेट किया जाए। ये जो ऑनलाइन पोर्टल है पेंसल के नाम से है। पेंसल क्या होता है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर हैज़ बिकेम फंक्शनल इन। तो ये कब से स्टार्ट किया गया? तो इट इज़ ऑपरेशनल सिंस 2017। क्वेश्चन नंबर 19, pencil that is platform for effective enforcement for no child labor is meant for filling complaints, child tracking, implementation and monitoring of। तो ये जो पेंसल का जो ये पोर्टल लाया गया था जिसका मकसद था कि हर एक कंप्लेंट को दर्ज किया जाए जहाँ पर चाइल्ड लेबर देखी जाएगी, चाइल्ड ट्रैकिंग जहाँ पर चाइल्ड लेबर प्रेवलेंट हैं उनको ट्रैक किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और इसके ज़रिए मॉनिटर किया जाता है। और इन ऑप्शंस में हमने ये देखना है कि ये कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के ज़रिए। तो यहाँ पर है कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमने यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज एन एक्सीडेंट। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये एक एक्सीडेंट था, ये कतन भी एक्सीडेंट नहीं था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वहाँ पर यूनियन कार्बाइड भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था और गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल था। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट यहाँ पर होता है। दूसरा स्टेटमेंट, यूनियन कार्बाइड हैज़ डिलिबरेटली इग्नोर्ड द सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट्स। ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। यूनियन कार्बाइड ने डिलिबरेटली सेफ्टी मेजर्स को इंप्लीमेंट नहीं किया था ताकि पैसे बचाए जाए। मच बिफोर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, मच बिफोर द भोपाल डिसास्टर देयर हैज बीन इंसिडेंट्स ऑफ गैस लीकेज किलिंग अ वर्कर एंड इंजरिंग सेवरल अदर्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी होने से पहले भी वहां पर लीकेज के इंसिडेंट्स देखे गए थे जिसमें से वर्कर की मौत भी हुई थी और कुछ इंजर्ड भी हुए थे। तो बी एंड सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये टोटली इनकरेक्ट है बिकॉज भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज नॉट एन एक्सीडेंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक एक्सीडेंट नहीं था, वहां पर सेफ्टी मेजर्स को नहीं लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी हमने स्टेटमेंट्स को देख करके यहाँ पर भी हमने स्टेटमेंट्स को पहले सही तरह से पढ़ना है, समझना है। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स इन ऑल सिविल केस अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड। ये स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट ने ही रिप्रेजेंट किया था कि जो भी विक्टिम्स थे यूनियन कार्बाइड के, जो भी सर्वाइवर्स थे। इट फिल्ड ए 3 बिलियन कंपनसेशन केस इन 1985 बट एक्सेप्टेड ए लोली 470 मिलियन इन 1989। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 3 बिलियन यूएस डॉलर की डिमांड की गई थी 1985 में, लेकिन फाइनली एक्सेप्ट किया गया कि 470 मिलियन डॉलर ही दिए गई थी 1989 में। लेकिन उसके बाद जो सर्वाइवर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के जरिए रूलिंग क्या आती है? सर्वाइवर्स अपील्ड अगेंस्ट सेटलमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमाउंट था 470 मिलियन यूएस डॉलर का, इसी को अपहेल्ड रखा था। तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही है या इनमें से कोई गलत है? तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ऑल और ट्रू, तो हमने यहां पर लिखना है ऑल और करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22,
हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कार्बाइड, ये जो यूनियन कार्बाइड प्लांट लाया गया था इसका चेयरमैन कौन था, तो इट वाज एंडरसन, एंडरसन वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कार्बाइड प्लांट। वन रीजन स्टेटमेंट की शक्ल में दिया हुआ है क्वेश्चन, वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर, एक रीजन जो फॉरेन कंपनीज यहां पर अपने यूनिट सेटअप करते हैं इसका रीजन एक ये है कि यहां पर इंडिया में क्या है अवेलेबल, चीप लेबर। वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर भी हमने इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके रूल आउट करना है। In the UC plant, every safety device was malfunctioning or was in the short supply। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, यूसी प्लांट में जो सेफ्टी मेजर्स उठाई गई थी, सेफ्टी डिवाइसेस लगाई गई थी, वो माल फंक्शनिंग थे, वो सही तरह से काम नहीं कर रही थी। दूसरा स्टेटमेंट, Between 1980 and 1984, the work crew for the methyl isocyanide plant was कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स। जो 1980 से 1984 जो क्रू मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी वो कम की गई थी 12 से 6 वर्कर्स तक, ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days, ये स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा था, सही स्टेटमेंट है। पोस्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट वर्कर इन मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लांट वाज एबॉलिश्ड, जो पोस्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट था, नाइट शिफ्ट वर्कर था, उसको एबॉलिश किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑल ऑफ द 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो इसका जो आंसर यहां पर रहेगा वो है नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 25, यूसीज सेफ्टी सिस्टम इन द यूएस वेस्ट वर्जीनिया इंक्लूड, यूनियन कार्बाइड के जो सेफ्टी सिस्टम था यूएस वेस्ट वर्जीनिया में जो इनका प्लांट था वहां पर किस तरह से सेफ्टी मेजर्स लिए गई थी, क्या वहां पर कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम था, क्या वहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम था, क्या वहां पर इमरजेंसी एवैक्यूएशंस थे, तो ये सही तरह से हमने समझा था, कंपैरिजन की शक्ल में हमने समझा था, तो ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। वहां पर कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम था, सायरन सिस्टम था, मॉनिटरिंग सिस्टम था, इमरजेंसी एवैक्यूएशन सिस्टम भी था, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। Question number 26, in the Subhash Kumar versus State of Bihar 1991, the Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution and it includes the following। Subhash Kumar versus State of Bihar 1991 हमने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 है इसके साथ और क्या जोड़ा था सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, तो वेदर इट वाज राइट एजुकेशन, वेदर इट वाज राइट एम्प्लॉयमेंट और समथिंग एल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये कहा गया था कि राइट टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 आल्सो इंक्लूड राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। Question number 27, decent work and economic growth is under sustainable development goal number। ये जो sustainable development goals हैं इनमें से ये जो decent work and economic growth है ये sustainable development goal के किस नंबर पर हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है sustainable development goal नंबर 8 है, decent work and economic growth। Question number 28, anyone found violating the ban on child labor must be penalized with a punishment ranking। ये जो कोई भी एक पर्सन जो चाइल्ड लेबर को प्रैक्टिस करता है, जिसने एक बच्चे, जिसने एक चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 को एम्प्लॉय किया हुआ है उसको क्या पुनिशमेंट इसको क्या पुनिशमेंट दी जा सकती है, 6 months या 2 साल के लिए जेल, 20,000 से 50,000 तक का फाइन, या 6 months to 2 years जेल और फाइन अप टू 20,000 to 50,000। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 6 महीने से 2 साल तक की जेल भी हो सकती है या 20 साल से 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। Question number 29, prohibition on employment of children in factories and other hazardous places under which article of the Indian Constitution। किस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट किया जाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड अदर hazardous places हैं वो प्रोहिबिट है, वेदर इट इज आर्टिकल 23, वेदर इट इज आर्टिकल 24, वेदर इट इज आर्टिकल 17 और आर्टिकल 32। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमने ये सही तरह से पढ़ा था, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स हैं वो प्रोहिबिटेड है।
क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी सेशन, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? भोपाल किस स्टेट की कैपिटल है? वेदर इट इज़ उत्तराखंड, वेदर इट इज़ मध्य प्रदेश, वेदर इट इज़ छत्तीसगढ़, वेदर इट इज़ झारखंड। तो भोपाल जो कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश है, भोपाल क्या है? भोपाल इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमने यहाँ पर याद रखना है कि ये जो भोपाल इंसिडेंट हुआ था, भोपाल की ट्रेजेडी हुई थी, ये इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में हुई थी। भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQs जो हमने आज के इस सेशन में समझने की कोशिश की। होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको ये सभी जो MCQs हैं ये इसी तरह से समझ आए होंगे। इन केस आपको सही तरह से MCQ समझ नहीं आए, आप एक दो बार इसको रिकैप करिए, आपको सही तरह से ये समझ आएंगे। तो दूसरे वीडियो लेक्चर में आपके साथ एक दूसरे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।